कक्षा आरंभ हो रही है। सभी बच्चों का सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जल्दी सब बच्चे आ जाइए, क्लास आरंभ करें। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान श्रृंखला में एक बेहतरीन प्रयास चल रहा है हम लोगों की तरफ से, और जल्दी सब लोग आइए। जल्दी सब लोग आ जाइए, टाइम हो गया है। आज फ्राइडे है तो करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। करंट जीके के बारे में अध्ययन करेंगे आज अपन सब लोग। आज अपन आज जो है सब बच्चे जल्दी से आ जाइए, क्लास आरंभ हो रही है। रजनी शाक्य गुड इवनिंग। सही बच्चों को गुड इवनिंग, बेटा जल्दी से आ जाइए। राहुल कुशवाहा गुड इवनिंग बेटा, जल्दी सब लोग आ जाइए। हाँ, आज महाराणा प्रताप शिवाजी छत्रपति शिवाजी का जयंती है। अजीत राजावत गुड इवनिंग। संदीप तोमर जी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी सब लोग आ जाइए तो कक्षा आरंभ करें। आते जाइए और लाइक करते जाइए बेटा। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं सभी लोग। तो चलिए, आज फ्राइडे है तो करंट अफेयर समसामयिक ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कल हम जो पढ़ रहे थे शतावनी क्रांति, उस चैप्टर में कुछ पार्ट बचे हुए थे तो उनको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे करंट अफेयर। केवल 10 मिनट का टाइम लगेगा उसमें, तो टॉपिक हो जाएगा पूरा। तो हम कल शतावनी क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें लक्ष्मीबाई जी का क्या योगदान रहा। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई और एक मध्य प्रदेश में जो भील क्रांति हुई थी, इन दो टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 10 मिनट लगेंगे केवल, उसके बाद हम करंट शुरू करेंगे। ये टॉपिक बचे हुए थे कल शतावनी क्रांति में, बस ये खत्म करते हैं फिर शुरू करेंगे करंट अफेयर्स, जिससे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। बेटा इनका जो वास्तविक नाम था, इनका जो वास्तविक नाम है मनु। क्या नाम है? मनु, या बोलते हैं मणिकर्णिका। पहला प्रश्न तो यही है कि लक्ष्मीबाई का रियल नेम क्या था। हाँ बेटा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जय भीम भैया, नरोत्तम सिंह जय भीम। चलिए कक्षा आरंभ हो गई है, आनंद लीजिए इसका। हाँ बेटा, तो लक्ष्मीबाई का जो रियल नेम है वो मनु या मणिकर्णिका कहते हैं। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न व्यापम में पूछा गया था, इनका जन्म स्थान कहाँ है। इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, तो याद रखें काशी।
काशी या वाराणसी? याद रखें, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काशी या वाराणसी, इनका बर्थ प्लेस है लक्ष्मीबाई जी का। तो याद रखें, काशी या वाराणसी। ये प्रश्न बेटा व्यापक में पूछा गया था कि लक्ष्मीबाई का जी का बर्थ प्लेस कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 1828 उनके मोरोपंत के यहाँ लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था। ये इनके पिताश्री थे। क्या नाम था? मोरोपंत। और बर्थ प्लेस काशी या वाराणसी? बर्थ प्लेस बेटा कहाँ है? काशी या वाराणसी इनका बर्थ प्लेस है, जहां इनका बर्थ हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत? इनका बर्थ प्लेस क्या था और बर्थ डेट क्या थी और बर्थ ईयर क्या था? 1828, 19 नवंबर। याद रखें, 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का भी बर्थडे होता है। और एक प्रश्न और सुने, वाराणसी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर। एक प्रश्न कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर की बात करेंगे तो आंसर आएगा वाराणसी, या बोलते हैं काशी, जहां काशी विश्वनाथ है, PHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है। महामना मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट किया था, इसको आरंभ किया था। चलिए आगे चले बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनका जो विवाह था झांसी के राजा, क्या नाम था? गंगाधर राव से हुआ था। इनका जो विवाह था झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। हाँ बेटा, सभी को गुड इवनिंग। गीतम श्रीवास, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, तो इनका विवाह किससे हुआ था? झांसी के राजा थे गंगाधर राव। इन्होंने एक बेटा गोद लिया था। ये शादी वंश चलाने के लिए हुई थी, बट लक्ष्मीबाई के भी बेटा नहीं हुआ, तो इन्होंने एक बालक को गोद लिया था। नाम था दामोदर राव नाम था। इस बालक को गोद लिया था इन्होंने, अडॉप्ट किया था। नाम था दामोदर राव। ये वो दौर था जब ब्रिटिश सरकार ने अनाउंस कर रखा था कि जिस राजा के बेटा नहीं होगा उनका एम्पायर ब्रिटिश राज्य में लैप्स हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं हड़प नीति। क्या बोलते हैं? हड़प नीति, या बोलते हैं विलय का सिद्धांत। विलय का सिद्धांत। और ये किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। तो याद रखें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय का सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। एक प्रश्न आप बच्चों के लिए बता दीजिए कि इस नीति के तहत, हड़प नीति के तहत, भारत का प्रथम राज्य जो ब्रिटिश एम्पायर में शामिल हुआ था, जल्दी से आंसर दीजिए। एक प्रश्न है कि हड़प नीति के तहत भारत का पहला राज्य जो ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया गया था, लैप्स हो गया था, उसका नाम क्या था? चलिए, टाइमिंग उसकी ये है 1848। अब जगह का नाम बता दीजिए, जल्दी से बताइए। वो कौन सा स्टेट था जो ब्रिटिश एम्पायर में लैप्स हुआ? रूपेंद्र कह रहे हैं सतारा। बिल्कुल सही जवाब है, सतारा 1848 में ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया था। ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया था। बहुत बढ़िया। नरोत्तम ने भी आंसर दिया, सतारा दिया है। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है सतारा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पॉलिसी के तहत झांसी को झांसी को अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजी राज्य में कब शामिल किया गया? चलिए दूसरा प्रश्न है ये, शामिल कर लिया गया। हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश राज्य में कब शामिल किया गया था? तो याद रखें 1853 1853 में ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया था। इसका लक्ष्मीबाई ने विरोध किया था और कहा था मैं झांसी नहीं दूंगी। ओके, मैं झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया था। और याद रखें लक्ष्मीबाई का जो युद्ध था किससे हुआ था? जनरल ह्यूरोज नाम था उसका। जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और लक्ष्मीबाई पराजित हुई। ध्यान रखें, जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में लक्ष्मीबाई पराजित हुई थी। ओके, याद रखें ये घटना 4 अप्रैल 1858 की है। लक्ष्मीबाई इस युद्ध को हार गई थी। ओके, इसके बाद क्या हुआ? लक्ष्मीबाई ग्वालियर की तरफ आगे बढ़ी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ सहायता मिल जाएगी। और इस समय ग्वालियर के जो राजा थे उनका नाम था जियाजी राव सिंधिया। और जियाजी राव सिंधिया ने सहयोग करने के स्थान पर आगरा जाना मुनासिब समझा और वो अंग्रेजों के साथ आगरा शिफ्ट हो गए। ओके, इस समय एक प्लान और था तात्या टोपे का। तात्या टोपे भी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला करना चाहते थे, बट इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन एक अच्छा हुआ, ग्वालियर का जो खजांची था नाम था उनका अमरचंद बाठिया। अमरचंद्र बाठिया, इन्होंने लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। याद रखें कि उस समय ग्वालियर में लक्ष्मीबाई का सहयोग किसने किया था? तो सिंधिया के खजांची, बोले तो वित्त मंत्री। खजांची क्या बोलते हैं? वित्त मंत्री कहते हैं। अमर शहीद अमरचंद बाठिया ने लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। लेकिन हीरोज पीछे था और 18 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई हार गईं और शहीद हो गईं। साथ में कौन था? झलकारी बाई। ध्यान रखें, झलकारी बाई इनकी अंगरक्षिका थी। ये भी साथ में शहीद हुई। और ये 57 की क्रांति में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना है। 57 की क्रांति में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना थी। पहली कौन थी बेटा? हाँ, अवंतीबाई लोधी। मयंक कह रहे हैं कि बेटा गंगा दास की धर्मशाला है। ओके, MLB कॉलोनी जो वर्तमान में है पड़ाव पर, वहां पर एक गंगा दास की धर्मशाला है जहां उनका स्टैचू बना हुआ है। वहीं पर कुछ साधु संतों ने उनका अंतिम संस्कार किया था लक्ष्मीबाई का। तो याद रखें 18 जून को ये शहीद हुई थी ग्वालियर में। 1858 का समय था। ओके, साथ में कौन था बेटा? झलकारी बाई। और एक प्रश्न और, इस समय अंग्रेज सेनापति कौन था? जनरल आयरिस। सेनापति कौन था? उसका नाम था आयरिस।
सेनापति आयरिस था जिससे लड़ते हुए हार गई थी। ओके, रॉयल आयरिस। और जनरल कौन था? ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज था और सेनापति था रॉयल आयरिस। 18 जून को ये शहीद हो गई थी। चलिए एक प्रश्न और याद रखें कि इस समय ह्यूरोज ने कहा था कि क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द कौन थी? लक्ष्मीबाई। एकमात्र मर्द लक्ष्मीबाई थी। एक कोटेशन किसका है? तो याद रखें, जनरल हीरोज ने कहा था इसकी वीरता से प्रभावित होकर, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर हीरोज ने कहा था कि 57वीं क्रांति में जितने भी क्रांतिकारी हैं उनमें से एकमात्र मर्द महिला लक्ष्मीबाई थी। लेकिन सिंधिया ने लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया और लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए शहीद हो गई। और याद रखें, अमरचंद बाठिया ने लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था, लेकिन बाद में अमरचंद बाठिया को ग्वालियर में बाड़े के नजदीक फांसी दे दी गई थी इस अपराध के लिए। ओके, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लक्ष्मीबाई हैं जो देश के लिए शहीद हुई। अब इनके बारे में सरकार ने क्या क्या किया है वो हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो यही कि लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर। और झलकारी बाई की समाधि कहाँ है? बेटा ये भी प्रश्न व्यापम ने पूछा है कि झलकारी बाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ग्वालियर में है। और लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार लक्ष्मीबाई के सम्मान में वीरांगना दिवस मनाती है। बेटा क्या मनाती है? वीरांगना दिवस। कब मनाती है? 18 जून को। तो याद रखें, मध्य प्रदेश सरकार 18 जून को लक्ष्मीबाई के सम्मान में वीरांगना दिवस मनाती है। वीरांगना दिवस मनाती है। एक प्रश्न है कि वीरांगना दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? 18 जून को। 18 जून को ही क्यों मनाते हैं बेटा? क्योंकि शहीद हुई थी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 2014-15 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार लक्ष्मीबाई सम्मान भी देती है, पुरस्कार देती है। बोले तो क्या देती है? पुरस्कार देती है। मध्य प्रदेश सरकार लक्ष्मीबाई के नाम पर लक्ष्मीबाई सम्मान देती है। इसका आरंभ 2014-2015 से हुआ था। याद रखें, मध्य प्रदेश सरकार लक्ष्मीबाई के सम्मान में वीरांगना दिवस मनाती है 18 जून को, और वीरांगना पुरस्कार या लक्ष्मीबाई सम्मान देती है। वीरांगना पुरस्कार या लक्ष्मीबाई सम्मान। याद रखें, वीरांगना सम्मान या लक्ष्मीबाई पुरस्कार देती है। इसका आरंभ 2014-15 से किया गया था। 2014-15 से किया गया था। और इस पुरस्कार की जो राशि है वो है 2 लाख रुपया है। बेटा कितनी है? 2 लाख रुपया। और कब शुरू हुआ था? 2014-15 में। एक प्रश्न और कि ये प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखें, बछेंद्री पाल। नाम सुने होंगे आप, बछेंद्री पाल का ये पहला पुरस्कार बछेंद्री पाल को दिया गया था। दूसरा पुरस्कार MC मैरी कॉम को मिला है। दूसरा किसको मिला था? MC मैरी कॉम।
एमसी मैरी कॉम को दिया गया था दूसरा पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार सुनीता नारायणन, सुनीता नारायण। और चौथा पुरस्कार गुंजन सक्सेना को दिया गया है, गुंजन सक्सेना। अभी तक 4 पुरस्कार दिए गए हैं, 17-18 तक का डेटा है ये। इसके बाद ये अवार्ड किसी को नहीं मिला है। गुंजन सक्सेना पायलट हैं, सुनीता बोलो बेटा। लक्ष्मीबाई सम्मान महिलाओं को दिया जाता है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए। सोनू पंडित कह रहे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो महिलाओं के एम्पावरमेंट विकास के लिए दिया जाता है। महिलाओं के लिए विकास के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है या ऐसी महिलाएं जिन्होंने विकास किया है, तो इनको प्रेरित करने के लिए ये अवार्ड शुरू हुआ था। अब बताइए बछेंद्री पाल के बारे में जानते हैं अपन। ये भारत की पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। याद रखें, एक प्रश्न आता है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल नाम आएगा, बछेंद्री पाल नाम आएगा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। पहला प्रश्न इनको दिया गया था। दूसरा अवार्ड एमसी मैरी कॉम, पहली भारतीय महिला जिसने वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला चैंपियनशिप में भारत के लिए अवार्ड गोल्ड मेडल जीता है। और ओलंपिक गेम्स में महिला बॉक्सिंग के लिए मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग के लिए ब्रॉन्ज मेडल लिया था। एमसी मैरी कॉम पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया था महिला बॉक्सिंग के लिए। इसके अलावा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी ये भारत के लिए गोल्ड मेडल ले चुकी हैं। और इनकी एक बायोग्राफी है, उसका भी नाम याद रखें, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। एक प्रश्न आता है कि एमसी मैरी कॉम की बायोग्राफी का नाम क्या है, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, ये इनकी बायोग्राफी का नाम है। और आपने देखा होगा एक प्रश्न आपके लिए है कि एमसी मैरी कॉम पर एक मूवी बनी थी एमसी मैरी कॉम, उसमें एमसी मैरी कॉम का रोल प्ले किसने किया था? हाँ, ये सबको पता है। एमसी मैरी कॉम मूवी में एमसी मैरी कॉम का रोल प्ले किसने किया था? तो प्रियंका चोपड़ा का नाम आता है बेटा। ये मूवी आपने देखी भी होगी। हाँ, तो भैया ये थी लक्ष्मीबाई। हाँ, ये थी लक्ष्मीबाई और उनका 57वीं क्रांति में क्या रोल था, उनका क्या कार्य रहा, वो आपने अभी पढ़ा। अभी भीली क्रांति और पढ़नी है बस, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए, भील क्रांति। एक प्रश्न बेटा एमपीपीएससी 2012 में आया था, एमपीपीएससी 2012 में आया था कि भारत में भील क्रांति किन किन राज्यों में शुरू हुई थी, कहां हुई थी? तो आंसर याद रखें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछा था कि भारत में भील क्रांति कब? 57 में, 1857 में। 1857 में कहां हुई थी? तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बेटा यहां तक दिक्कत नहीं है बेटा, आगे चले। चलिए,
अब हम आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भील क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? खरगोन से हुआ था। मध्य प्रदेश में भील क्रांति का आरंभ खरगोन से हुआ था। और इसके हीरो कौन थे बेटा? दो हीरो हैं, एक है भीमा नायक, एक है बेटा भीमा नायक और दूसरे हैं टंट्या भील। हीरो हैं इस क्रांति के, एक है भीमा नायक और दूसरे हैं टंट्या भील। ओके, एक कौन है? भीमा नायक हैं और दूसरे हैं टंट्या भील। टंट्या भील को मामा टंट्या भील भी कहते हैं। चलिए, टंट्या भील या इन्हें मामा भी कहा जाता, टंट्या भील को मामा टंट्या भील भी कहते हैं। बेटा भील जनजाति में मामा बड़ा आदरणीय शब्द है। अलग अलग संस्कृति में, जैसे साउथ में अपन भाव, महाराष्ट्र में भाव लगाते हैं, साउथ में अन्ना लगाते हैं, ऐसे ही मामा प्रिय शब्द है भीलों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। टंट्या भील का जो जन्म स्थान है वो खंडवा है। कहाँ है? खंडवा। 1842 में इनका बर्थ खंडवा में हुआ था। सत्तावनी क्रांति में इन्होंने भाग लिया। 1857 क्रांति में टंट्या भील ने भाग लिया था। इन्हें जबलपुर में फांसी दी गई थी। बेटा कहाँ फांसी गई थी? जबलपुर में। तो ध्यान रखें, इन्हें जबलपुर में फांसी दी गई थी। फांसी तो बहुत बाद में हुई थी, 1889 में हुआ था। सत्तावनी क्रांति के हीरो टंट्या भील, इन्हें 1889 में जबलपुर में फांसी दी गई थी। पर इनकी समाधि जो है पाताल पानी इंदौर में है। पाताल पानी इंदौर महू इनकी समाधि है। टंट्या भील की जो समाधि है, हाँ, पाताल पानी इंदौर में एक तहसील पड़ती है महू। हाँ, पाताल पानी महू तहसील में है, यहाँ इनकी समाधि है। टंट्या भील का एक नाम है, इन्हें बोलते हैं इंडियन रॉबिन हुड। तो ये याद रखें कि किसे इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है, तो टंट्या भील का नाम आता है। किसे बोलते हैं? इंडियन रॉबिन हुड टंट्या भील। टंट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। टंट्या भील को इंडियन रॉबिन। ओके बेटा, आगे चलें। ये थे टंट्या भील। अब अपन बात करते हैं भीमा नायक के बारे में। भीमा नायक, तो याद रखें, टंट्या भील जन्म स्थान खंडवा, फांसी दी गई जबलपुर में और इनकी समाधि है इंदौर में महू पाताल पानी। महू पाताल पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमा नायक का जो जन्म स्थान है बड़वानी है। भीमा नायक का जो जन्म स्थान है वो बड़वानी में है। बेटा कहां पर है? बड़वानी में है। भीमा नायक ने भीमा नायक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से अंबा पानी का युद्ध लड़ा था। बेटा क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। तो याद रखें कि भीमा नायक ने अंग्रेजों के साथ कौन सा युद्ध किया था? तो अंबा पानी का युद्ध था। ओके, और एक प्रश्न और कि
भीमा नायक ने युद्ध में जो युद्ध प्रणाली अपनाई थी, भीमा नायक ने युद्ध में छापा मार युद्ध प्रणाली, बेटा इसका एक नाम और है गुरिल्ला, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। तो याद रखें किस क्रांतिकारी ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी, तो वो भीमा नायक थे। और भीमा नायक ने इस प्रणाली को किससे सीखा था, तो तात्या टोपे, तात्या टोपे ने इनको ट्रेनिंग दिया था। कहते हैं जब ट्रेनिंग पूरा हुआ तो भीमा नायक ने कहा था, तात्या आपकी क्या होगी गुरुदक्षिणा? तो तात्या ने कहा था, देश के लिए लड़ना यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। और भीमा नायक उनके कहने पर देश के लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो याद रखें छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। इस प्रणाली को मराठों ने फॉलो किया है। मराठों से पहले महाराणा प्रताप नाम सुने होंगे, उन्होंने फॉलो किया, शिवाजी ने फॉलो किया, और मलिक अंबर जो अहमदनगर का वजीर था उसने भी मुगलों के अगेंस्ट इसको फॉलो किया था। तो ध्यान रखें कि छापामार युद्ध प्रणाली किसके शुरू की? मलिक अंबर वजीर था अहमदनगर का, छत्रपति शिवाजी, मराठे और महाराणा प्रताप और तात्या टोपे, भीमा नायक, इन सभी ने इसी युद्ध प्रणाली को फॉलो किया था। आगे चलते हैं। इस युद्ध में ये हार गए और उनको बंदी बना लिया गया और इन्हें कहां भेज दिया? पोर्ट ब्लेयर, काला पानी। हाँ, इन्हें पोर्ट ब्लेयर, सुना होगा आपने, अंडमान निकोबार, इन्हें बंदी बनाकर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में भेज दिया गया था। ओके, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1876 में, 1876 में इनकी वहां पर मृत्यु को प्राप्त हुए, शहीद हो गए देश के लिए। नाम था भीमा नायक। ओके, तो यहां तक 57वीं क्रांति का चैप्टर था जो यहाँ फिनिश हो जाता है। इसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन। ये अगला भाग होगा एमपी इतिहास का, नाम होगा राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत में भी और एमपी में भी है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ आरंभ होगा। इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। ये नेक्स्ट क्लास होगा अपना मंडे को, तब चलाएंगे इसको। आज हम करंट अफेयर की बात करते हैं। चलिए, करंट अफेयर्स। ये टॉपिक समझ में आया होगा? कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। 57वीं क्रांति मध्य प्रदेश में कैसे कैसे हुई, कौन कौन नेता थे, कहां शुरू हुई। चलिए अब अपन बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आज फ्राइडे था तो करंट होना था, बट इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे हुए थे, वो चलिए शुरू करते हैं। होप प्रोब मिशन, होप प्रोब मिशन। चलिए, ये पहला प्रश्न करंट अफेयर का, होप प्रोब मिशन क्या है? होप प्रोब मिशन क्या है, ये क्वेश्चन है। चलिए, ये मंगल पर भेजा गया मिशन है। बेटा क्या है? होप प्रोब जो मिशन है, होप प्रोब जो मिशन है, मंगल के अध्ययन के लिए भेजा गया है। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा है। किसने भेजा है? संयुक्त अरब अमीरात, इसने भेजा है, यूएई। तो याद रखें कि प्रोब मिशन
किस देश ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा है? तो आप बताएंगे मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। विकास शुक्ला करें जय श्री कृष्णा। हाँ बेटा, अभी तो होप प्रोब मिशन पढ़ो, है ना। देवेंद्र गौर कह रहे हैं लेट हो गया, तुम तो रोज ही लेट आते हो, और वैसे भी तुम बहुत लेट हो बेटा, अभी तक जॉब मिल जाना चाहिए था आपको। हाँ चलिए, अब ध्यान रखो समय का, समय बड़ा कीमती है बेटा, और सब चीजें समय पे अच्छी लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न था कि होप प्रोब मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया? तो मंगल ग्रह, या बोलते हैं लाल ग्रह, लाल ग्रह कहते हैं। ओके, इस ग्रह के लिए भेजा था। एक प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि मंगल की जन्मभूमि, मंगल ग्रह की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह की जन्मभूमि किस शहर को कहते हैं? एक एमपी जीके का प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। मंगल ग्रह की जन्मभूमि किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना उज्जैन को बोलते हैं, उज्जैन। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहते हैं, और मध्य प्रदेश में उज्जैनी को मंगल ग्रह का जन्म स्थली कहा जाता है। यहीं पर तो है मंगलनाथ मंदिर। एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि मध्य प्रदेश में मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहते हैं उज्जैन को, और यहीं पर मंगलनाथ मंदिर है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने क्या भेजा था? इसरो ने, उसका नाम था मंगलयान। हाँ, भारत ने मंगलयान भेजा था, जिसे नाम दिया था MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। याद रखें, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने कौन सा मिशन भेजा था? तो नाम है मंगलयान। हाँ, मंगलयान या MOM। बेटा लाइक भी करते रहिए, लाइक तो बहुत कम आ रहे हैं, देख तो काफी लोग रहे हैं, है ना। लाइक भी करते रहिए बेटा, ध्यान क्यों भूल जाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखें, संयुक्त अरब अमीरात दूसरा देश है, और भारत पहला देश है जिसका मंगल मिशन पहली बार में सफल हुआ था। तो याद रखें, भारत पहला देश है जिसका मंगल मिशन पहली बार में ही सफल हुआ था, पहली बार में ही सफल हुआ था। बोलो बेटा, आगे चले। अगला प्रश्न सुनिए, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए पहला मिशन कब भेजा गया था? एक सिंपल सा प्रश्न है कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए प्रथम मिशन नासा ने भेजा था। किसने भेजा था बेटा? नासा ने। कब? 1965 में, और नाम था मैरीनर 4। पहला प्रश्न सुनिए कि मंगल के अध्ययन के लिए पहला मिशन कब भेजा गया था? तो 1965, और किसने भेजा था? नासा ने। नासा ने मिशन भेजा था, और नाम था मैरीनर 4।
ओके, फिर सुन लीजिए, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए पहला सफल मिशन, हाँ, भारत का नहीं, नासा का सफल, इससे पहले जो भेजे गए वो सफल नहीं हुए थे। पहला सफल मिशन 1965 में था और नाम था बेटा क्या, मैरीनर। और नासा क्या होता है अपन जानते हैं, है ना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। चलिए इसका पूरा नाम बता दीजिए, नासा का पूरा नाम क्या है? चलिए नासा का पूरा नाम, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस। इस अंतिम ए का मतलब क्या है? एजेंसी है, एकेडमी है, जल्दी बोलिए। ये जो लास्ट का NAS है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस, लास्ट में ए है, एजेंसी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना। हाँ, ऑप्शन में ही नहीं देते। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन है, ना एजेंसी है ना एकेडमी है। नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। इसने 1965 में पहला सफल मिशन मंगल पर भेजा था। तो जब भी प्रश्न पूछे कि मंगल पर पहला सफल मिशन कौन सा था, तो नाम था मैरिनर 4। भारत तो पहली बार में ही सफल हो गया था। चलिए अगला प्रश्न, मंगल पर, मंगल ग्रह पर पहली बार पानी के अवशेष, पानी के अवशेष किस मिशन ने खोजे थे? किस मिशन ने खोजे थे? अगला प्रश्न है, मंगल पर पहली बार पानी का एविडेंस किस यान ने या किस स्पेस यान में खोजा गया था? तो याद रखें, फीनिक्स स्पेस यान। नाम क्या था? फीनिक्स, फीनिक्स स्पेस मिशन। बेटा 2008 में नासा ने भेजा था। याद रखना बेटा कि मंगल पर पहला सफल मिशन मैरिनर 4, और पहली बार पानी की उपस्थिति का पता लगाया तो उसका नाम था फीनिक्स स्पेस मिशन। और ये नासा ने, ये नासा के दोनों ही थे, नासा ने भेजा था और इसने पहली बार वहां पर पानी के अवशेष खोजे थे। बच्चों आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है, अभी हाल ही में सऊदी अरब के अलावा किस देश का मिशन मंगल पर पहुंचा है? चीन का। अभी फरवरी की बात चल रही है, चीन ने 93 मिशन भेजा है मंगल पर, जो पहुंच गया है। याद रखें, इस समय फरवरी के मंथ में 2 देशों के मिशन मंगल पर पहुंच चुके हैं। एक चीन का है, नाम है बेटा 93 फर्स्ट। क्या नाम दिया है? 93 फर्स्ट। इस समय चीन का एक मिशन है 93 फर्स्ट, जो मंगल पर पहुंच चुका है। और दूसरा देश है कौन सा? सऊदी अरबिया। एक और सुन लीजिए, अभी चीन ने मंगल के अलावा चंद्रमा पर भी एक मिशन भेजा है। उसका नाम है चांग
E5 कहां भेजा है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर अध्ययन के लिए चीन ने भेजा है चांग E5। याद रखें, चांग E5 चीन ने भेजा है किस ग्रह के लिए? मंगल नहीं, हाँ, चांग E5। चांग E5 कहां भेजा है बेटा? चंद्रमा के अध्ययन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? पिछले क्लास में हम बताए थे कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया था? जल्दी से बता दीजिए। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया था? जो बाइडेन और कमला हैरिस। एक मैगजीन है टाइम, कहां से निकलती है? यूएसए। याद रखें, इसने पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन और कमला हैरिस को दिया है। इस बार पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने, ओके, चलिए एक प्रश्न बता दीजिए कि जो बाइडेन वर्तमान में किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं? रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी। विकसित देशों में बड़ी बड़ी दो दलीय पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। ब्रिटेन में देखें कंजर्वेटिव, लेबर। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में बड़ी बड़ी दो ही पार्टियां हैं। बट भारत में इतने दल हो चुके हैं कि दलदल सा हो गया है ना? तो याद रखें, जो बाइडेन और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है और ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। और इन्होंने, जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट दिया था। और जो बाइडेन अमेरिका में इससे पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं जो बाइडेन। एक प्रश्न और, अमेरिका का राष्ट्रपति किस तारीख को शपथ लेता है? किस तारीख को शपथ लेता है? एक सिंपल प्रश्न है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किस तारीख को शपथ लेता है? जल्दी से आंसर दीजिए। अमेरिका का राष्ट्रपति किस तारीख को शपथ लेता है? 20 जनवरी। और कार्यकाल कितना होता है बेटा? 4 साल। हाँ, अमेरिका में एक व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, वहाँ केवल जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का रहता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करंट का लेते हैं। अगला प्रश्न करंट का है कि मध्य प्रदेश के किस पार्क में, किस राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में, चलिए बेटा, एमपी राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा कौन सा है? कान्हा। हाँ, लिखो बेटा, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बैलून मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में
जिसमें व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी, हॉट एयर बैलून, वाइल्ड लाइफ सफारी योजना शुरू की गई है। हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी योजना शुरू की गई है। हाँ, एक ही नाम है, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी योजना मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो आप बताएंगे बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? उमरिया जिले में। और क्यों फेमस है? व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है बांधवगढ़। ये एमपी करंट का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस पार्क में, है ना, मध्य प्रदेश के किस पार्क में हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी प्लान शुरू किया गया है? तो बांधवगढ़। एक प्रश्न और कि 2-3 दिन पहले इसी पार्क में काफी शेरों की मृत्यु हुई है ना? तो याद रखें अभी कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें शेरों के मरने से चर्चा में रहा है? तो बांधवगढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जलवायु पेरिस संधि, पेरिस संधि से निम्न में से कौन सा देश अलग हो गया है? कौन सा देश अलग हो गया है? ये दूसरा प्रश्न सुनिए, पेरिस संधि से निम्न में से कौन सा देश अलग हो गया है? ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा या यूएसए? जल्दी से आंसर दीजिए। पेरिस संधि से कौन सा देश अलग हो गया है? विकास शुक्ला कह रहे हैं अमेरिका, रूपेंद्र कह रहे हैं अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब है, यूएस अलग हो गया है। अमेरिका ने अलग होने की घोषणा कर दी है पेरिस संधि से। जी बिल्कुल। अब जो बाइडेन आ गए हैं, नीरज कुमार ब्रिटेन नहीं है, अमेरिका है। अगला प्रश्न, पेरिस संधि का संबंध किससे है? पेरिस संधि का संबंध किससे है? क्लाइमेट चेंज, याद रखना, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से है। और इसने किसका स्थान लिया है? क्योटो प्रोटोकॉल का, याद रखना। पहले कौन सी थी? क्योटो प्रोटोकॉल। जी, इसकी जगह पर अब पेरिस संधि हो गई है। हाँ, पेरिस संधि ऐसे भी आता है कि पेरिस संधि का संबंध किससे है? तो याद रखें जलवायु परिवर्तन। और इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल था पहले, जो जापान में डील हुआ था 1997 में, 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जी 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। चलिए एक प्रश्न और करंट का दे रहा हूं एमपी से आपको। स्वामित्व योजना एमपी में शुरू की गई थी, स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। आपको ध्यान होगा एक बार पंचायती राज दिवस के अवसर पर मोदी ने अनाउंस किया था इस घोषणा को, मोदी ने अनाउंस किया था पंचायती राज दिवस। कब मनाते हैं बेटा? 24 अप्रैल को, याद रखना 24 अप्रैल को पूरे देश में
पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसी दिन मोदी ने घोषणा किया था। और ये 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2020 से लागू है पूरे देश में, एमपी में भी है। 11 अक्टूबर 2020 से जी पूरे देश में लागू है। इसका उद्देश्य बेटा ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण भारत में भूमि विवादों को हल करना। बेटा उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में भूमि विवादों को हल करना। जो भारतीय किसानों की जो खेत होते हैं, कृषि होती है, उसको लेकर जो भूमि विवाद पैदा होते हैं, खासकर खसरा खतौनी नाप तोल, उसको कैसे हल करेंगे? ड्रोन तकनीकी से। ड्रोन तकनीकी से भूमि विवादों को हल करना है। ये पूरे देश में 11 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई थी, स्टार्ट हुई थी। और इसका उद्देश्य है अगले 4 वर्षों तक भारत में सभी भूमि विवादों को हल कर देना है 2024 तक। तो याद रखना इसका उद्देश्य क्या है कि अगले 4 वर्षों तक भारतीय किसानों के जितने भी पेंडिंग भूमि विवाद हैं उनको हल करना है 2024 तक। अब प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू है? तो याद रखें 2 जिलों में। यह योजना मध्य प्रदेश के 2 जिलों में लागू है, केवल 2 जिलों में लागू की गई है, हरदा और डिंडौरी। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया है? तो हरदा और डिंडौरी। हरदा और डिंडौरी के कुल 44 गांव हैं। बेटा कितने? 44 गांव में इसको लागू किया गया है। भारत में कब शुरू हुई बेटा? 11 अक्टूबर 2020 को इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में केवल 2 जिले शामिल किए गए हैं। नाम क्या है बेटा? हरदा और डिंडौरी। नरेंद्र सिंह तोमर जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इसका लागू किया है एमपी में। तो केवल 2 जिलों में है। नाम क्या है बेटा? हरदा और डिंडौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारत सरकार ने हरदा और डिंडौरी हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने दिव्यांग खेल संस्थान कहां पे अनाउंस किया है? हाँ, ग्वालियर। हाँ, कहां पर? ग्वालियर में। भारत सरकार ने दिव्यांग खेल केंद्र किस शहर में स्थापित किया है? तो याद रखें ग्वालियर मध्य प्रदेश। विकास शुक्ला 1997 है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में है। अर्थ समिट स्टॉकहोम सम्मेलन था, वो 1972 में था। स्टॉकहोम 1972 में था जब अर्थ समिट हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ही है। ओके, तो सिंपल प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत के किस शहर में दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया है? तो याद रखें ग्वालियर में। चलिए, खेलो इंडिया, अगला प्रश्न देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहां होंगे? हरियाणा। याद रखें हरियाणा में आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम
2021 में कहां पर आयोजित होंगे? तो हरियाणा में होंगे। और पिछले कहां हुए थे? गुवाहाटी में। ये भी याद रखें कि 2020 में इन खेलों का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। गुवाहाटी, असम। 2020 में गुवाहाटी में हुआ था और 21 में हरियाणा में होगा। एक प्रश्न और कि मध्य प्रदेश के किस खेल को हरियाणा में शामिल किया जाएगा? तो याद रखें मलखंब को, जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है 2013 से। 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब को बनाया गया था और मलखंब के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार प्रभास जोशी सम्मान देती है। इसको भी याद रखना, प्रभास जोशी सम्मान देती है। एक प्रश्न आता है कि मलखंब में कौन सा सम्मान एमपी गवर्नमेंट देती है? तो नाम है प्रभास जोशी सम्मान। ये भी 2016 में शुरू हुआ था और 2013 में, और 2013 में ही मलखंब को एमपी का राजकीय खेल बनाया गया था। और इस खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम और योग, बाबा रामदेव का जो योग है उसको भी खेल का दर्जा दिया गया। याद रखना, खेल का दर्जा दिया गया है। योगा को भी या योगासन को भी खेल का दर्जा दिया गया है। योगासन को भी बेटा खेल का दर्जा दिया गया है। ठीक है बेटा, ये था आज का करंट अफेयर्स। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और जो समस्या हो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। और आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जाने से पहले लाइक जरूर करके जाएं और भी अपने बंधु बांधवों को बताएं। ये जो है सौरभ शर्मा क्लासेस की तरफ से आपको एक निःशुल्क क्लास मिल रही है। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।